Hello everyone, welcome back to Chiki Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So start करते हैं आज का session and most important, all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on Chiki Today application, right? So 100 plus questions को हम यहाँ पर daily basis पे cover करते हैं and that is all related with the current affair revision के साथ. That's why I said 100 plus question, right? So start करते हैं and the first question is the first question is who won the title of Tata Steel Chess Masters 2025? So recently Tata Steel Chess Masters 2025 का टाइटल किसने क्लिंच किया है? एंड आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर प्रज्ञा नंदा. सो इनकी ये विक्ट्री इंपॉर्टेंट रही बिकॉज इंडिया से द यंगेस्ट प्लेयर जिन्होंने टाटा स्टील चेस मास्टर्स को जीता है. कहाँ पर? नीदरलैंड में. 19 ईयर एज है इनकी. चेन्नई से ये बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से. एंड रिसेंटली जो प्रेजेंट डे के वर्ल्ड चैंपियन है द डी गुकेश, उन्हें डिफीट करके इन्होंने टाटा स्टील चेस मास्टर्स को जीता है. राइट, काफी इंटरेस्टिंग रहा था ये गेम. बेसिकली 13 राउंड तक दोनों प्लेयर्स ने टाई किया था अपने अपने मैचेस में. देन आफ्टर जब दोनों का कंपटीशन हुआ तब विनर घोषित किया गया आर प्रज्ञा नंदा को. राइट, तो इन्होंने 2-1 टाई ब्रेकर से हराया है किसे? द प्रेजेंट डे वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को. इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है. राइट, सो इस क्वेश्चन के साथ जो स्टैटिक पार्ट हम कवर करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दी आर प्रज्ञा नंदा. इनकी मेजर अचीवमेंट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल 2018 में आर प्रज्ञा नंदा एंट्री मारते हैं एज द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन के. सो सिक्स्थ यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर रहे ये 2018 में. राइट, एंड ये फेम में कब आए? जब इन्होंने जो वर्ल्ड चैंपियन है मैग्नस कार्लसन, उन्हें 2022 में एक रैपिड चेस टूर्नामेंट में डिफीट किया था. सो मैग्नस कार्लसन ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से एंड नॉर्वे के इन वर्ल्ड चैंपियन को 2022 में हराया था आर प्रज्ञा नंदा ने. दैट्स वाई यह उस टाइम पर काफी न्यूज में रहे थे. दैट इज मैग्नस कार्लसन और नॉर्वे के प्लेयर है. राइट, एंड फिडे वर्ल्ड कप, अभी रिसेंटली जो फिडे वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का, उसमें आर प्रज्ञा नंदा ने सिल्वर मेडल क्लिंच किया था. जनरली फिडे वर्ल्ड कप ये क्वालिफाई राउंड की तरह काम करता है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जो चेस की वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, और इसमें उन्हें सिल्वर मेडल मिला था. गोल्ड मेडल क्लिंच किया था मैग्नस कार्लसन ने. सो 2023 में सिल्वर मेडल इन्होंने क्लिंच किया था. और फिडे वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2025 का जो एडिशन रहने वाला है फिडे वर्ल्ड कप का, उसे कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा. दैट्स वाई फिडे वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है और आर्य प्रज्ञानंदा का नाम इससे एसोसिएटेड. एंड द सेकंड थिंग इज द टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट. बेसिकली नीदरलैंड में इस गेम को ऑर्गेनाइज किया जाता है. मोस्ट प्रेस्टिजियस चेस इवेंट है. एंड 2024 में जो विनर रहे थे इस गेम के, दैट इज द प्लेयर ऑफ चाइना वी यी. सो 2024 का टाटा स्टील वी यी ने चाइना ने जीता एंड 2025 का इंडिया ने जीता. द थर्ड थिंग दैट इज रिलेटेड विथ चेस, द मेजर टूर्नामेंट ऑफ चेस कौन सा है? द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप. और प्रेजेंट डे जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है इंडिया से है द डी गुकेश. इनका नाम आपको ध्यान रखना है, डी गुकेश. अभी 18वें वर्ल्ड चेस चैंपियन है और इन्होंने किसको हराया था? डिंग लिरेन को हराया था. डिंग लिरेन चाइना से एसोसिएटेड है. राइट, एंड जो अदर मेजर इवेंट है जो कि चेस से रिलेटेड है, दैट इज द कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट. कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट यह फाइनल गेम है जिसको क्वालिफाई करके जो प्लेयर है वह पहुंचता है वर्ल्ड चैंपियन में. एंड इस गेम से एक नाम तो यहाँ पर डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज अर्जुन एरिगेसी. अर्जुन एरिगेसी क्यों? बिकॉज अर्जुन एरिगेसी ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुके थे कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट के लिए, बट कुछ पॉइंट से, कुछ रेटिंग से वह रह गए और उनकी जगह सिलेक्ट किया गया फाबियानो कारूना को, जो कि बिलोंग करते हैं यूएसए से. एंड बेसिकली कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट के थ्रू ही जो वर्ल्ड चैंपियन है उसके लिए प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है. राइट, सो होप आपको तीनों न्यूज कवर हो चुकी है. आर प्रज्ञानंदा, टाटा स्टील एंड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, और उसके लिए जो फाइनल गेम है दैट इज द कैंडिडेट चेस
टूर्नामेंट। एंड एक न्यूज और कवर कर सकते हैं, अभी रिसेंटली 45th चेस ओलंपियाड हुआ था, कहाँ पर? बुदापेस्ट में हुआ था, हंगरी में। और मेंस एंड वुमेन सेक्शन दोनों में इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल क्लिंच किया था, राइट? होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कुछ रिवीजन करेंगे हम लास्ट क्वेश्चंस का, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है एंड मेजर चेस से एसोसिएटेड है। एंड दैट इज, who won the ninth Johor International Open Chess Tournament in Malaysia? That is Inian Penitselvam, इन्होंने जीता। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ फिडे चेस वर्ल्ड कप? अभी हमने डिस्कस किया, इंडिया होस्ट करेगी फिडे चेस वर्ल्ड कप। एंड 2023 में फिडे चेस वर्ल्ड कप के लिए सिल्वर मेडल क्लिंच करा था आर प्रज्ञानंदा ने। एंड 2000 एंड 2002 में विश्वनाथ आनंद ने जीता था फिडे चेस वर्ल्ड कप को, राइट? हु वॉन द विमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस टाइटल इन दिसंबर 2024? कॉनेरू हम्पी। यंगेस्ट चेस चैंपियन कौन है अभी? दैट इज डी गुकेश, 18th वर्ल्ड चैंपियन है एंड यंगेस्ट चेस चैंपियन का रिकॉर्ड इनके नाम है, राइट? नेक्स्ट इज, हु हैज वॉन अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप टाइटल इन इटली? सो इटली में अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप किसने जीता? दैट इज वॉन बाय दिविथ रेड्डी, राइट? एंड विच इंडियन प्लेयर वॉन द WR चेस मास्टर्स कप इन लंदन? इसे जीता है अर्जुन एरिगेसी। अर्जुन एरिगेसी, ये नाम इंपॉर्टेंट है, केवल कुछ रेटिंग से यह रह रहे हैं द कैंडिडेट टूर्नामेंट को खेलने के लिए। कैंडिडेट टूर्नामेंट बेसिकली फाइनल गेम होता है जिसके तहत जो प्लेयर है वो पहुंचता है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में। एंड विच कंट्री वॉन गोल्ड मेडल इन बोथ? अभी हमने डिस्कस किया, इंडिया, इंडिया ने जीता, right? Let's move to the next question, and that is, the next is, which country has recently approved a new non-opioid painkiller that is Suzetrigine? So recently market में एक new medicine आई है जिसका नाम है Suzetrigine, और इसे रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज किया जाएगा opioid के रिप्लेसमेंट। opioid जनरली ड्रग जिसे आप बोलते हैं, हेरोइन, फेंटानिल, ये नाम आपने सुने ही होंगे। सो बेसिकली ये अप्रूवल दिया किसने है? यूनाइटेड स्टेट ने दिया है, यूएस का डिपार्टमेंट है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एंड रिसेंटली इन्होंने सुजेट्रेगिन को अप्रूवल दिया है, जो कि एक नॉन ओपियोइड पेन किलर है। बेसिकली ओपियोइड होते क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ओपियोइड ड्रग्स होते हैं। ओपियम प्लांट आप सबने सुना होगा, उसी से प्रोड्यूस होता है ओपियोइड, जिसे ड्रग्स में यूज किया जाता है। काफी टाइप के ड्रग्स जो मार्केट में है, दैट इज फेंटानिल, हेरोइन, कोडेन, मॉर्फिन, ऑक्सीकोडेन, इन सब में ओपियोइड को यूज किया जाता है, जो कि पेन को ब्लॉक कर देता है और हैप्पीनेस की फीलिंग देता है। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? द एडिक्शन। ओपियोइड का एडिक्शन लग जाता है, हेल्थ मतलब पेन हमारा कम हो रहा है और हमें हैप्पीनेस फील हो रही है। सो ये काम है किसका? ओपियोइड का। लेकिन रिसेंटली इसके लिए एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन को लाया गया बाय द यूएस, जिसका नाम है सुजेट्रेगिन। सुजेट्रेगिन पेन किलर तो है लेकिन सेंस ऑफ हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं करेगा, सो इससे एडिक्शन नहीं लगेगा, और दैट्स वाई इसे अप्रूवल मिला है। सो यूनाइटेड स्टेट ने यह स्टेप उठाया क्यों? सो बेसिकली 2017 में यूनाइटेड स्टेट ने अपने राज्य में एक इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी, दैट इज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ओपियोइड। बेसिकली 2017 में उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे दी डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने अपने राज्य में डिक्लेयर करा था हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू द ओपियोइड एपिडेमिक, और इसे नेशनल शेम बताया गया था उस टाइम पर यूनाइटेड स्टेट में। एंड नाउ जब अगेन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं, 47th प्रेसिडेंट बन के यूएस के, उन्होंने लॉन्च करा है, अप्रूवल दिया है सुजेट्रेगिन को, और इस प्रकार जो 2017 में अपने टेन्यूर में नेशनल शेम बना था उसे कवर करने की पॉलिसी मार्केट में आई, राइट? सो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट की बात यहाँ पे की जा रही है। यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस अभी न्यूज में रहे, बट मुझे नहीं लगता कि वो एग्जाम से रिलेवेंट है। बट हाँ, हम उसके थ्रू कुछ प्लेसेस को कवर कर सकते हैं, प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम उससे कवर कर सकते हैं, एंड दैट इज
So the first thing is the Panama Canal. So recently डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें वह चाहते हैं कि पनामा कैनाल यूएस के अंडर में आ जाए। बेसिकली पनामा कैनाल अभी रिसेंटली इस पर किसकी पावर है? द पनामा कंट्री। पनामा कंट्री के लिए इस कैनाल को किसने बनाया था? यूनाइटेड स्टेट ने बनाया था। बट यहाँ पर जो भी ट्रेडिंग हो रहा है और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है बीआरआई का, उसको देखते हुए यूनाइटेड स्टेट ने कहा था कि पनामा कैनाल को यूएस वापस लेना चाहता है। सो बेसिकली आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बिटवीन यहाँ पर लोकेटेड है पनामा कैनाल। बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन के बिटवीन, राइट। एंड द सेकंड स्टेट इज क्यूबा। क्यूबा न्यूज में रहा बिकॉज क्यूबा में यूनाइटेड स्टेट का एक डिटेंशन सेंटर है। अभी रिसेंटली क्यूबा के दो पोर्ट भी न्यूज में रहे थे। उन दो पोर्ट में ही उसके नियर बाय एक डिटेंशन कैंप लोकेटेड है जहां पर जो यूनाइटेड स्टेट है अपने जो भी कैदी है उनके लिए जगह को एक्सपेंड करना चाहता है एंड दैट्स वाई क्यूबा न्यूज में रहा। एंड क्यूबा में उस डिटेंशन सेंटर का नाम क्या है? दैट यू हैव टू आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स, राइट। काफी टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको याद आ ही गया होगा। एंड द थर्ड थिंग इज द अलास्का। बेसिकली यूनाइटेड स्टेट में कनाडा के अपर साइड यह पार्ट है अलास्का। एंड अलास्का में लोकेटेड है द माउंट डेनाली। एंड रिसेंटली प्रेसिडेंट ने माउंट डेनाली का नाम चेंज किया एंड अगेन उसका नाम रखा गया द माउंट मैकिनले। सो माउंट मैकिनले नाम रखा गया अगेन। पहले भी माउंट मैकिनले था लेकिन जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट बनकर आए थे तो उन्होंने माउंट मैकिनले का नाम चेंज करके माउंट डेनाली रख दिया था। एंड नाउ यूएस प्रेसिडेंट ने अगेन माउंट डेनाली का नाम चेंज करके क्या रख दिया है? माउंट मैकिनले। और कहाँ पर लोकेटेड है ये? अलास्का में। अलास्का ये वाला पार्ट है। बेसिकली अलास्का जो आप देख पा रहे हैं अलास्का, एंड यहाँ पर ही लोकेटेड है द माउंट मैकिनली, राइट। एंड द थर्ड थिंग इज द डेनमार्क। सो बेसिकली डेनमार्क का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ग्रीनलैंड, यूएस चाहता है ग्रीनलैंड को अपने अंडर में लेना। एंड ग्रीनलैंड बेसिकली कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन के नॉर्थ साइड ग्रीनलैंड लोकेटेड है। और पावर किसकी है इस पर? डेनमार्क का रूल है। एंड यूनाइटेड स्टेट ट्रेडिंग के लिए ग्रीनलैंड को लेना चाहता है, राइट। एंड इसी के साथ गाजा स्ट्रिप न्यूज में रही बिकॉज यूएस उसे अपने अंडर लेना चाहता है। अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया। एंड इसी के साथ यूएस ने अभी अपनी डब्ल्यूएचओ से मेंबरशिप को खत्म कर दिया है, पेरिस एग्रीमेंट से अपनी मेंबरशिप को खत्म कर दिया है। और मेनी मोर काफी सारे इनिशिएटिव अभी लिए गए बाय द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और 47th प्रेसिडेंट यह बने यूनाइटेड स्टेट के, राइट। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज which ministry oversees the tonnage tax scheme? So budget 25-26 से related question है यह। एंड रिसेंटली टनेज टैक्स स्कीम यह न्यूज में रही और कौन सी मिनिस्ट्री इसे ओवरसी करती है? एंड दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटर वेज। सो इनके अंडर आता है द टनेज टैक्स स्कीम। बेसिकली बजट 25-26 में टनेज टैक्स स्कीम को एक्सपेंड किया गया है और इसमें इंक्लूड किया जाएगा द इनलैंड वेसल्स को। सो अभी तक टनेज टैक्स स्कीम यह ओनली जो कमर्शियल शिप्स थी उनके मैनेजमेंट को कवर कर रहा था। बट नाउ 2025 के बजट में टनेज टैक्स स्कीम को एक्सपेंड किया गया और इसके अंडर में लाया गया है द इनलैंड वेसल्स को अंडर द इंडियन वेसल एक्ट 2021 सो दैट जो कार्गो मूवमेंट है इंडिया में उसे अंकरेज किया जा सके एंड मोर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। बेसिकली इससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट यह रहेगा कि अभी तक जो इनलैंड वेसल से उस पे जो भी टैक्स लग रहा था वो कॉर्पोरेट टैक्स लग रहा था और एक प्रॉफिटेबल टैक्स था। नाउ इनलैंड वेसल ये टनेज टैक्स स्कीम के अंडर आ जाएगा। सो इस पे जो टैक्स है वो इस स्कीम के तहत लगेगा जो कि काफी कम होगा और इस प्रकार पैसा बचेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और जो इंडिया का कार्गो मूवमेंट है वो इनहेंस रहेगा, राइट। So it is the highlight that is related with budget 25 and 26. So इस बार का जो टोटल एक्सपेंडिचर आया है बजट में वो 14.2% है जीडीपी का एंड 50.65 लाख सीआर का आया है। एंड एक अदर स्कीम को हम यहाँ पर कवर करते हैं इस क्वेश्चन के साथ, दैट इज एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन ELS
स्कीम। सो बेसिकली यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक 5 ईयर का मिशन लॉन्च किया है कॉटन की प्रोडक्शन के लिए, कि जो कॉटन है ईएलएस कॉटन उसे प्रोड्यूस किया जा सके, सस्टेनेबल इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। और इसके लिए 5 साल का प्लान आया है मार्केट में इन द यूनियन बजट 25-26, और इसके थ्रू जो ग्लोबल प्रोडक्शन है कॉटन का उसे एनहांस किया जाएगा। एट प्रेजेंट जो मेजर प्रोड्यूसर है कॉटन के वो यूएसए, इजिप्ट, सूडान, पेरू, चाइना, इजराइल है। बट नाउ इंडिया को बनाना है द ग्रेट इकोनॉमी इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, और इसके लिए रिसेंटली एक 5 ईयर का प्लान आया है एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन के लिए, राइट। एंड इसी के साथ हमने काफी सारे डिस्कस किए थे द बजट 25। रिसेंटली आत्मनिर्भरता पल्सेस के लिए एक मिशन आया था, एंड रिसेंटली एक स्कीम आई थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड मखाना को बूस्ट करने के लिए। सो अभी तक काफी सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, आपको याद आ ही चुके होंगे, तो देन प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। एक रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर सभी का। सो जिसको याद आ चुका है प्लीज आंसर इन दी कमेंट बॉक्स, राइट। The next is which state is home to India's first white tiger breeding center? So भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र यह किस राज्य में बनाया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। सो रिसेंटली CZA दैट इज सेंट्रल जू अथॉरिटी, उन्होंने इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर का अप्रूवल दिया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के रेवा में। सो ध्यान रखना है ये व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर है और इंडिया का पहला रहने वाला है। कहाँ पर लोकेटेड है? एग्जैक्टली गोविंदगढ़ में लोकेटेड है, नियर मुकुंदपुरा व्हाइट टाइगर सफारी, राइट। और बेसिकली सफारी का नाम महाराजा मर्दन सिंह के नाम पर रखा गया था, जिसे 1951 में स्टार्ट किया गया था जब उन्होंने व्हाइट टाइगर को डिस्कवर किया था। सो मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी के नियर बाय रेवा मध्य प्रदेश में इंडिया बनाने जा रहा है अपना पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, राइट। और इसी के साथ टाइगर की बात की जा रही है। सो इससे पहले 2024 में इंडिया ने बनाया था द फर्स्ट चीता कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, और कहाँ पर बनाया था? एग्जैक्टली गुजरात के बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व में, अभी प्रोसेस में चल रहा है। इसके लिए प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी 2024 में, और इस प्रकार इंडिया को अपना पहला चीता कंजर्वेशन सेंटर भी मिलने वाला है। कहाँ पर? गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, एग्जैक्टली बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व में, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द प्रोजेक्ट टाइगर। बेसिकली 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को इनिशिएट किया गया था। एंड नाउ बता सकते हैं एट प्रेजेंट हमारे पास कितने टाइगर रिजर्व है? सो देयर आर 57 प्रोटेक्टेड एरियाज जिन्हें एनटीसीए ने टाइगर रिजर्व घोषित किए हुए हैं, राइट। सो एनटीसीए ने 57 टाइगर रिजर्व घोषित किए हुए हैं अभी तक। एंड लास्ट 4 हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, ओनली नेम। सो 2023 में वीरांगना दुर्गावती, 2023 में धौलपुर करौली का राजस्थान, एंड गुरु घासीदास तमोर पिंगला। एंड जो रिसेंट बना है 57th टाइगर रिजर्व दैट इज रातापानी टाइगर रिजर्व, और लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट था, एंड लास्ट टाइगर रिजर्व रातापानी का मध्य प्रदेश है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो टाइगर रिजर्व्स की यहाँ पे बात की जा रही है, उसी से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। एंड दैट इज नामदफा टाइगर रिजर्व ये किस स्टेट में लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश में है लोकेटेड है। उड़ंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है? छत्तीसगढ़ में है। पलामू टाइगर रिजर्व यह कहाँ पर है? झारखंड में। नागरहोल यह कहाँ पर मिलेगा? कर्नाटका में। रणथंभौर कौन से 2 माउंटेन रेंज में है? अरावली एंड विंध्यास। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। एंड सरिस्का टाइगर रिजर्व किस स्टेट में लोकेटेड है? राजस्थान में लोकेटेड है। The next is SpareX telescope, which was seen in news, is associated with which space agency? So recently एक telescope news में रहा जिसका नाम है SpareX, और किस स्पेस एजेंसी से यह एसोसिएटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दी नासा। सो नासा से एसोसिएटेड है, एंड रिसेंटली नासा लॉन्च करेगा SpareX को, जो कि एक स्पेस टेलीस्कोप है। इसके लिए कॉस्ट आने वाली है $488 मिलियन की, और बेसिकली यूनिवर्स कैसे ओरिजिन हुआ है उसका, उसे एक्सप्लोर करने
के लिए इस मिशन को नासा स्टार्ट करेगा। बेसिकली स्पेयर एक्स मिशन के थ्रू एंटायर स्काई का सर्वे किया जाएगा डिफरेंट वेवलेंथ की कलर्स लाइट को यूज करके, जो नाइट में भी प्रॉपर इमेज को कैप्चर कर सकती है। और इस प्रकार 27 मंथ में डेली बेसिस पे 600 इमेजेस को कैप्चर किया जाएगा, सो दैट एंटायर स्काई को एक्सप्लोर किया जा सके। जो 450 मिलियन गैलेक्सीज है उन्हें टेलीस्कोप के थ्रू मैप किया जा सके, 100 प्लस मिल्की वेज की स्टडी किया जा सके। सो ओवरऑल ब्रह्मांड का सर्वे करने के लिए नासा ने लॉन्च करा है द स्पेयर एक्स स्पेस टेलीस्कोप, जिसकी जो कॉस्ट है $488 मिलियन आने वाली है। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is Tropex 25 that was recently seen in news? So recently Tropex 25 यह न्यूज में रही और किससे यह रिलेटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडियन नेवीज लार्जेस्ट बाइनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसे इंडियन नेवी लेड करता है। बेसिकली एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है और इसमें आर्मी का, एयरफोर्स का, कोस्ट गार्ड का, इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है? ट्रोपैक्स 25। एंड रिसेंटली आईएनएस विक्रांत को इस एक्सरसाइज में शो किया गया, इंडियन ओशन में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया, सो दैट जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है इंडिया की उसे इनहांस किया जा सके, रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके। एंड चाइना का जो नवल प्रेजेंस है इंडियन ओशन में उसे काउंटर करने के लिए इस एक्सरसाइज को वर्ल्ड को दिखाया गया, द ट्रोपैक्स 25। सो इसका नाम आपको ध्यान रखना है और इंडियन नेवी से यह एसोसिएटेड है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो करंट एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करने जा रहे हैं। Which armed force has recently launched the OPS alert exercise? और इसे बीएसएफ ने कंडक्ट कराया। और इसी प्रकार बीएसएफ की एक अदर एक्सरसाइज है द सर्द हवा, राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर अलोंग साइड उसे कराया गया था। एंड इसके जो डीजी है करंट, दैट इज दलजीत सिंह चौधरी। एंड विच इंडियन नेवल शिप इज पार्टिसिपेटेड इन द 4th एडिशन ऑफ द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ला पेरोज? और इसमें आईएनएस मुंबई ने पार्टिसिपेट किया। एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक ये किसके बिटवीन हुई थी? इंडिया के बिटवीन हुई थी। ये रिसेंटली इंडिया ने कंडक्ट कराया था एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक को। सूर्य किरण एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है नेपाल और इंडिया के बिटवीन, एक बाइनियल एक्सरसाइज। एंड एक आईएनएस जिन्होंने स्लाइनेक्स 24 में पार्टिसिपेट किया, दैट इज आईएनएस सुमित्रा। सहयोग एचओपी इंडिया और किस कंट्री के बिटवीन है? वियतनाम। स्लाइनेक्स यह अभी रिसेंटली श्रीलंका के साथ हुई थी। Let's move to the next question, and that is Koleru Lake, which was seen in news, is located in which state? So recently Koleru Lake यह न्यूज में रही और किस स्टेट में यह लोकेटेड है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है एंड इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया की एक वेटलैंड साइट है द कोलेरू लेक एंड आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। सो रिसेंटली एनजीटी, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इन्होंने आंध्र प्रदेश में 6 प्रोजेक्ट को स्टॉप किया है जस्ट बिकॉज कोलेरू वेटलैंड के कंजर्वेशन को देखते हुए इन 6 प्रोजेक्ट को स्टॉप किया गया बाय द एनजीटी। एंड कोलेरू लेक ये एशिया की लार्जेस्ट शेलो फ्रेश वाटर लेक है और एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्टर्न आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। 308 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करती है। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से डेजिग्नेट किया गया था 1999 में एंड 2002 में इसे रामसर साइट के तौर पर रिकग्नाइज किया गया था। बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है, साइबेरियन क्रेन यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इंडिया की प्रोमिनेंट वेटलैंड है। एंड यहाँ पर रिसेंटली जो प्रोजेक्ट है, टोटल 6 प्रोजेक्ट को स्टॉप किया गया बाय दी एनजीटी एंड दैट्स व्हाई यह क्वेश्चन में रही। राइट, एंड एक क्वेश्चन कि कौन सा रिवर डेल्टा बनाती है कोलेरू लेक पर? सो कृष्णा एंड गोदावरी, इसके थ्रू जो डेल्टा बनता है कोलेरू लेक पर। राइट, एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टेट की बात की जा रही है, स्टेट है आंध्र प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। Recently, Sant Narhari Teerth statue have been found at which temple in Andhra Pradesh? And recently Simhachalam temple में ये statue देखने को मिला, that is Sant Narhari
Tirth statue. And which invasive plant is being used by artisans in Andhra Pradesh for eco-friendly handicrafts? And that is water hyacinth. A Brahmini inscription was recently discovered in which district of Andhra Pradesh? That is पलनाडु पलनाडु डिस्ट्रिक्ट में ये इंस्क्रिप्शन देखने को मिला था अभी रिसेंटली. एंड रिसेंटली जो आंध्र प्रदेश है उसकी 16th लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बने यूनानिमसली, और कौन इलेक्ट हुए? दैट इज सी अयन्ना पत्रडू को बनाया गया. मे बी यहाँ पर मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा रॉन्ग रहा हो, बट थोड़ा प्रॉपर आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज में ही है एंड आपको ज्यादा अच्छे से पता होगी. सो बेसिकली सी ए को ही बनाया गया. And recently, which prison received the Biodiversity Conservation Award constituted by the Andhra Pradesh State Biodiversity Board? And that is Rajamundry Central Prison. And which cooperative society has recently signed an agreement with Marut Drone Tech Private Limited to launch drone as a service operation in Andhra Pradesh and Telangana? एंड इसे रिसेंटली IFFCO ने साइन करा किसके साथ? मारुत ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ. Let's move to the next question, and that is which district in Rajasthan recently introduced the My Narega app for employment efficiency? So राजस्थान के एक जिले ने employment efficiency को enhance करने के लिए एक ऐप लॉन्च करा जिसका नाम है My Narega ऐप, और इसे लॉन्च करा है बाड़मेर ने. सो बाड़मेर ने डिजिटल जॉब एप्लीकेशन को एनहांस करने के लिए इस ऐप को लॉन्च करा है. बेसिकली इनका कहना है कि जो पर्सन है वो ग्राम पंचायत विजिट करते हैं जॉब एप्लीकेशन के लिए, बट नाउ ऐप के थ्रू ही जॉब एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट किया जा सकेगा. सो एक रियल टाइम एप्लीकेशन ट्रैकिंग के लिए माय नरेगा ऐप को लॉन्च करा है राजस्थान के बाड़मेर ने, और बेसिकली वहां की 5 ग्राम पंचायत में इसका टेस्ट किया गया और इसे लॉन्च किया गया सो दैट एक रूरल वेलफेयर प्रोग्राम के तहत इसे बाड़मेर में इम्प्लीमेंट किया जा सके. राइट. सो यहाँ पर ऐप की बात की जा रही है. रिसेंट कुछ ऐप पोर्टल जो न्यूज में रहे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे. सो इंद्र ऐप अभी न्यूज में था, किससे एसोसिएटेड है? सो बेसिकली यह वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, एस्टिमेशन लगाता है, भविष्यवाणी करता है, प्रेडिक्शन. And which ministry launched the My CGHS app for iOS ecosystem of devices? और इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया. लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. सो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन यह रहने वाला है, विच कंट्री हैज टॉप्ड इन ग्लोबल डिजिटल वेलबींग इंडेक्स 2025? सो रिसेंटली इंडेक्स लॉन्च किया गया, इसका नाम है डिजिटल वेलबींग इंडेक्स, और किसने इसमें टॉप किया है? सो इंडिया ने टॉप किया है. राइट. सो बेसिकली इंडिया का जो स्कोर है वो 67 है आउट ऑफ 100. ग्लोबल लेवल पर इसे रिप्रेजेंट किया गया. जो 58% ऑफ इंडियन है as per this index satisfy है with their digital experiences. So जो अपने डिजिटल एक्सपीरियंस है उसमें सबसे ज्यादा सेटिस्फाई होने वाले द कम्युनिटी द इंडियन, और दैट्स वाई इस इंडेक्स में उन्होंने टॉप किया. एंड अदर जो कंट्रीज है उनसे कंपेयर किया जाए तो हमारे यहाँ पर डिजिटल एक्सपीरियंस सबसे अच्छा है, और जैन जी इनका सपोर्ट और पेरेंटिंग का सपोर्ट देखने को मिला इस इंडेक्स में. एज पर दिस इंडेक्स 70% ऑफ पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को सपोर्ट कर रहे हैं जो डिजिटल एक्टिविटीज है, ऑनलाइन एक्टिविटीज उन्हें मॉनिटर करने में. सो 78% ऑफ जेन जी का सपोर्ट इस इंडेक्स में देखने को मिला. एंड रिसेंटली इस इंडेक्स में इंडिया ने टॉप करा है. बेसिकली इस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? सो यूएनडीपी करता है, द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. राइट. एंड डिजिटल वेलबींग इंडेक्स में मेंटल हेल्थ को कब इंक्लूड किया गया था? 2022 में. एंड 2021 में इसमें किस कंट्री ने टॉप किया था? डेनमार्क ने इसमें टॉप किया था. सो इसी के साथ कुछ इंडेक्सेस, करंट इंडेक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे जो कि लास्ट सेशन से ही रिलेटेड है. सो रेगुलर जो है उनके लिए तो काफी इजी रह जाएगा, बट जो न्यू आए हैं आप प्लीज कंटिन्यू बने रहिए. थोड़े टाइम में आपको भी जितने भी क्वेश्चंस मैं रिवाइज कर रही हूँ ये फेमिलियर हो जाएंगे, देन इट विल बी इजी टू रिवाइज. सो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स किसने पब्लिश करा? नीति आयोग ने. ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इंडिया की रैंक 4th रही.
यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में इंडिया की रैंक सेकंड रही। हेनले पासपोर्ट में इंडिया की रैंक 85, लास्ट ईयर 80 रही थी। इंडिया का होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें कौन सा बेस ईयर है? 22-23। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 49 है। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 39 है। सो इसी के साथ इस सेशन को आज यहाँ पर एंड करते हैं। एंड आज के जो क्विज के टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर, राइट। सो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहे हैं एंड इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन जितने भी क्वेश्चन मैंने आज के सेशन में आपसे पूछे हैं जो रिलेटेड है बजट से, डिटेंशन सेंटर से, क्विज से, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।